वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। क्लास 8 में हम लोग आज सम नेचुरल फिनोमेना शुरू कर रहे हैं। चिल्ड्रन, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने फिनिश किया था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना। चिल्ड्रन, सो सम नेचुरल फिनोमेना में हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। नेचुरल फिनोमेना तो बहुत सारा है। अकरिंग ऑफ डे एंड नाइट, रेनिंग है ना, बादल छाना, रात होना, ठीक है, अर्थक्वेक होना, सुनामी आना ना, ये थंडर एंड स्टॉर्म, ये सारा नेचुरल फिनोमेना ही तो है। तो इस चैप्टर में हमें कुछ नेचुरल फिनोमेना लाइक स्टॉर्म एंड थंडर और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सब नेचुरल फिनोमेना में एक्चुअली है क्या क्या और कहाँ से हमें शुरू करना है ये हम देखते हैं। तो हमारा ये क्लास 8 के लिए वीडियो हो गया, क्लास 8 के लिए वीडियो हो गया। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना है मेना। इस नेचुरल फिनोमेना में हमें पढ़ना क्या क्या है। मेनली ऐसे तो नेचुरल फिनोमेना बहुत सारा हमने आपको बताया, और लेकिन हमें पढ़ना है इसमें स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में। मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं हमें पढ़ना है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हमें शुरू करना है, पढ़ना है लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में। और वो लाइटनिंग एंड थंडर से रिलेटेड उसके से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उन बातों को पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर से हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं एटम के बारे में, क्योंकि एटम उससे इलेक्ट्रॉन का लूज करना, उस पर कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, इन सारी बातों से रिलेटेड है हमारा स्टॉर्म एंड थंडर। तो उससे रिलेटेड हम बातों को, बेसिक चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा एक टर्म है एटम। इसके बारे में आप जानते हैं भली भांति, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, बट जस्ट आई एम रिकॉलिंग, हम आपको याद करा देते हैं। एटम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट, किसी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एटम, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये हो गया एटम। अब देखिए ये ऐसे भी इसी सेंटेंस में हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। विच हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन, कोई एटम, किसी एटम में हमें पता है कि सबसे जो बीच वाला स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है किसी एटम में, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, और उसके चारों ओर ऑर्बिट बना हुआ रहता है, रास्ता बना हुआ रहता है सर्कुलर, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है। तो जो ये न्यूक्लियस आपका हो गया जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना भी प्रोटॉन है, मान लीजिए कि किसी एटम में 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर ही बंद रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब, इसका कारण, यही कारण है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितना होता है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितना होता है, किसे निकालते हैं हम लोग, 2n² से, जहाँ की n है नंबर ऑफ ऑर्बिट।
तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आप निकालते हैं कितना होगा, तो 2 इंटू 1² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 2⁻², यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो जो मान लेते हैं किसी एलिमेंट के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन भी उसको होगा। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन में सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये वो एलिमेंट है सोडियम, ये है सोडियम, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इसको है 11, तो प्रोटॉन भी 11 होगा ऑब्वियसली। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन 11 है, 8 इंटू हो गया 10, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी ऑर्बिट में होगा। तो बच्चों किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहने के कारण आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस कारण क्या होगा, वो एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर उस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें, प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर वो बंद है, तो प्रोटॉन आप नहीं निकाल सकते। निकाल क्या सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो अगर हम वो पहले तो किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मान लेते हैं इसी सोडियम की बात आप करते हो, तो इसमें क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन होगा। तो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मिलके सोडियम के एटम को न्यूट्रल बना देता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, कुछ को कितना को निकालेंगे ये तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन इसमें लिमिट है, सभी इलेक्ट्रॉन को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ क्या हमने आपको बताया, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और सबसे लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इस 1 इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो बच्चों इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप एक एटम से दूसरे एटम में घूमते रहता है। ओके, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से किसी एटम से निकल सकता है, और सारा इलेक्ट्रॉन नहीं, 2, 8 नहीं निकलेगा, बल्कि ये 1 जो बाहर सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको हम निकाल सकते हैं, वो निकल सकता है इजीली, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि एटम किसको कहते हैं। एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, जिसके कारण वो न्यूट्रल होता है। अब किसी एटम में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके कारण वो न्यूट्रल हुआ। अब फर्स्ट ये प्रोटॉन तो उसके न्यूक्लियस के अंदर बंद रहेगा, वो उससे निकल नहीं सकता है। स्पेसिफिक केस है जो आगे पढ़िएगा तब जानिएगा कि किस एटम के न्यूक्लियस से हम प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन ये सोडियम के केस में और सभी एलिमेंट के केस में नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई। अब देखिए इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आप अच्छे से जानिए, समझिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको क्या कहा कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अपने आप भी। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के केस में घूमते रहता है एक एटम से दूसरे एटम में।
बच्चों अब इसके बाद हम अब चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के एटम के बारे में तो हम लोग देख लिया कि किसी एलिमेंट का एटम इनिशियली बेसिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होता है। अब मान लेते हैं इस चीज को आपने कभी देखा भी होगा, कभी किया भी होगा, कभी फील भी किया होगा। सबसे पहला चीज, आपके घर के दरवाजे में नायलॉन, कॉटन नहीं बल्कि नायलॉन सिंथेटिक मटेरियल का कर्टन लगा हुआ है। आप जाते आते उससे कर्टन से, पर्दे से आपके हाथ में फ्रिक्शन होता है, वो रगड़ाता है हमारे हाथ से, हमारे बॉडी से, तो आप फील करोगे कि हाथ में जो बाल है वो बाल उस कर्टन से अट्रैक्ट होके ऐसे खड़ा जैसे हो जाएगा, जैसे लगा कि कर्टन उसको खींच रहा है। एक एग्जाम्पल। दूसरा, आप टीवी के स्क्रीन के पास कभी जाते हो तो बस सेम चीज़ आप देखोगे। अगर आपका बाल सूखा है तो लगेगा कि वो बाल टीवी के स्क्रीन से अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखोगे। उसके बाद देखा होगा कि हम लोग कंघी करते हैं, कंघी बाल के पास ले गया तो हमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन जब हम कॉम्ब कर लेते हैं, बाल में कंघी कर लेते हैं, उसके बाद देखिएगा कि जब आप कंघी को हटाना चाहते हो, इस एक्टिविटी को करके आप देख सकते हो, कंघी को हटाना चाहते हो तो कंघी के साथ बाल अट्रैक्ट हो जाता है और हमारा बाल डिसअरेंज हो गया। तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि जब हमने कंघी को बाल में के साथ फ्रिक्शन किया, रब किया, हमने हेयर का कॉम्बिंग किया, तो क्या हो गया, बाल पर और कॉम्ब पर जरूर कुछ चेंजेज हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बाल डिसअरेंज हो जाता है। दूसरी बात आप और क्या देखोगे कि अगर आपने हटा भी लिया कॉम्ब को तो बाल खुद ब खुद डिसअरेंज हो जाएगा, खुद ब खुद डिसअरेंज हो जाएगा। तो यहाँ जरूर कॉम्ब, प्लास्टिक कॉम्ब जब बाल के साथ में फ्रिक्शन होता है तो दोनों में कोई चेंजेज होता है, जिसके कारण हमारा बाल कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो गया या बाल खुद ब खुद डिसअरेंज भी हो गया। ये एक फिनोमेना हुआ। उसके बाद आपने कभी देखा होगा कोई चिड़िया इलेक्ट्रिक केबल वायर पर बैठी हुई है तो उसका अपने आप पंख ऐसे फैला हुआ रहेगा। आपको नहीं पता कि अपने आप रहता है या खुद या करता है, अब चिड़िया ऐसे करती है, लेकिन वो अपने आप उसका फेदर फैला हुआ रहता है, क्योंकि वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रॉन उनके बॉडी पर चला जाता है। तो चिल्ड्रन, अब हमें इन सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद, जानने के बाद, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। तो जब आप कॉम्ब को ले जाते हैं पहले बाल के पास तो हम वैसा कुछ भी नहीं देखते हैं, क्योंकि कॉम्ब पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, यानी कि वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो वो न्यूट्रल है। इसलिए जब हम कॉम्ब को हेयर के पास ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। कॉम्ब को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास या ड्राई लिप्स के पास ले जाइए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हो तो कॉम्ब क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा, ड्राई लिप्स को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से वहाँ अब हम लोग इसका रीजन जानते हैं कि क्या होता है। चिल्ड्रन, जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोग जानते भी हैं कि एक एटम बेसिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। और ये भी हम लोगों ने देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली उस एटम से निकाला जा सकता है, खुद ब खुद निकल भी जाता है गुड कंडक्टर के केस में। तो अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नंबर में नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगा।
अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ क्या होता है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज्ड। कोई ऑब्जेक्ट पर दो ऑब्जेक्ट पर जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो चार्ज्ड हो गया। ऑल्दो पहले भी उस पर चार्ज था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेकिन इक्वल नंबर में होने के कारण वो न्यूट्रल था। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तभी उस पर चार्ज आएगा। तो चिल्ड्रन, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा कॉम्ब है। पहले हम कॉम्ब को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कागज का टुकड़े में कोई इसने अपनी ओर नहीं अट्रैक्ट किया। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉम्ब को हम अपने हेयर के साथ फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं। और 10 to 20 टाइम्स जब आप ड्राई हेयर पर रब करोगे, ये हमारा हेयर वेट नहीं होना चाहिए, ऑयल्ड नहीं होना चाहिए। तो और उस कॉम्ब को जब हम इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो ये कागज का टुकड़ा अपने आप अट्रैक्ट होके कॉम्ब में चिपक जाता है, सट जाता है। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, जब हम वो कॉम्ब को रगड़ते हैं तो कॉम्ब का टेंडेंसी, उसका प्लास्टिक जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हमारा हेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो हेयर भी पहले न्यूट्रल था, कॉम्ब भी न्यूट्रल था। तो जब कॉम्ब को हम रगड़ते हैं, बाल से के साथ फ्रिक्शन इसका होता है, तो अब बाल अपना कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब को दे देता है। अब बाल पर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गया, हमारे बाल पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से क्या कहिएगा, मान लेते हैं कि हेयर से इस पर 100 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, फ्रॉम हेयर से चला आया। तो अब इस पे 100 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और हेयर पर 100 नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी कि 100 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरह से हमारा बाल और ये कॉम्ब दोनों ही चार्ज हो गया। और यहाँ हमने क्या देखा, हमने कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को नहीं लाया, सिर्फ रगड़ने के कारण जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, हमारा बाल भी तो, बाल पर जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब पर चला आया और कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज, हमारे बाल पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। व्हेन कॉम्ब इज rubbed with hair, then hair acquires negative charge, hair acquires positive charge, not negative charge children, sorry, positive charge, and comb acquires negative charge। उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं एक ग्लास रॉड और उसको सिल्क से रगड़ते हैं। ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। तो ग्लास रॉड पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से एक आपने वो प्रेशर कुकर के या कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल में एक ब्लैक कलर प्लास्टिक जैसा लगा रहता है, उसी तरह का होता है एक मटेरियल एबोनाइट रॉड रब्ड विथ वूल।
ऊल, तो इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड, acquires negative charge and wool acquires positive charge। इस तरह से चिल्ड्रन ये जो पेयर ऑफ मटेरियल्स है इसको आप याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे मैं एक सीरीज लिखवा दूंगी अगले वीडियो में, उस सीरीज से आपको देखना है कि ऊपर वाले मटेरियल को जब नीचे वाले से, उस सीरीज में सीक्वेंस में है कुछ सब्सटेंसेस जिसको ऊपर वाले से नीचे वाले से रगड़ते हैं तो ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है। उस सीरीज को हम लोग देखेंगे, उतना याद करना जरूरी नहीं है, बट ये तीनों को आप याद रखिएगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज्ड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज्ड व्हेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन और गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो आज इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के टर्म को, आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं बच्चों। तो इतना मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा और अच्छा कंसेप्ट भी हो जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। चिल्ड्रन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो मेरे लिए अच्छा हो और आपके लिए वीडियो देखना अच्छा हो। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, दैट्स हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।